हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और सिविक्स में हम आज नया टॉपिक जो है हमारा है राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांत। ठीक है, और नया चैप्टर है ये। और इसमें उदारवादी और कल्याणकारी एवं समाजवादी, ठीक है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। और पिछली वीडियो मार्क्स वाला जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। और आशा करती हूँ कि पिछली वीडियो आप जरूर देखेंगे। पिछली वीडियो देखेंगे तो अच्छी तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो लगे रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें चैनल को, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांत उदारवादी, कल्याणकारी एवं समाजवादी। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे उदारवादी। तो उदारवादी सिद्धांत यूरोप में औद्योगिक क्रांति जो हुई उसके परिणाम स्वरूप जो दूसरे व्यापारी वर्ग थे, जो बाद में कौन बने थे, पूंजीपति वर्ग बने थे। ठीक है, तो पूंजीपति जो वर्ग बने थे, तो दूसरे व्यापारी वर्ग ने सामंतशाही राज्यों के विरुद्ध जो संघर्ष आरंभ किया था, उस संघर्ष ने उदार राजनीति में उदारवाद को जन्म दिया। ठीक है, तो उदारवाद को उसी संघर्ष ने जन्म दिया। और मूलतः उदारवाद व्यक्तिवाद के रूप में उभरा। पहले किसके रूप में उभरा? व्यक्तिवाद में। ठीक है, जिसमें व्यक्ति के हितों को प्राथमिकता दी गई, व्यक्ति को सर्वोपरि माना गया। तो और राज्य से ऊपर व्यक्ति को महत्व दिया गया। तो उदारवाद जो पनपा, कहां से पनपा? व्यक्तिवाद के ना उस पे। तो व्यक्तिवाद में शुरुआत में उभरा। उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को एक ऐसा उपकरण माना जाता है जिसका निर्माण मनुष्य ने अपनी इच्छा से अपने हित साधन हेतु किया था। तो राज्य का निर्माण मनुष्य ने, उदारवादियों के अनुसार जो राज्य का निर्माण हुआ है उसका निर्माण मनुष्य ने किया है, अपनी इच्छा से किया है और अपने हितों की पूर्ति के लिए। ठीक है, अपने हित साधने के लिए, यानी हमने राज्य का निर्माण अपने हित को साधने के लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए किया है। राज्य के कार्य के संबंध में जो पुराना उदारवाद था और नया उदारवाद, दोनों में थोड़ा अंतर है। तो हम थोड़ा सा इस किस दृष्टिकोण से अंतर है और उसे हम प्राचीन उदारवाद और आधुनिक उदारवाद के बारे में देखते हैं, तुलना करते हैं। देखिए, प्राचीन उदारवाद यह है आधुनिक उदारवाद। प्राचीन उदारवाद यह हस्तक्षेप की नीति और व्यक्तिवाद को प्रमुखता देता है। इसे नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ व्यक्ति को प्रधानता देता है और व्यक्तिवाद को प्रमुखता देता है और राज्य को महत्व इसमें नहीं समझता है। लेकिन जो आधुनिक उदारवाद है, मॉडर्न उदारवाद जो है, नए उदारवाद के अंतर्गत व्यक्ति के कल्याणकारी राज्य की सकारात्मक भूमिका पर बल देता है। यहाँ पे राज्य को बल नहीं देता, लेकिन यहाँ पे जो आधुनिक उदारवाद है ये मानता है, यह कहता है कि राज्य की आवश्यकता है अच्छे कार्यों के लिए। तो इस यानी कल्याणकारी राज्य होना चाहिए जो व्यक्ति के हित के, समुदाय के हित के लिए उसका जो है साधन बन सके, और सकारात्मक जो पॉजिटिव होती है उस भूमिका पर बल दिया जाता है इसमें। ठीक है, इसे सकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नकारात्मक उदारवाद कहते हैं, नेगेटिव, और इसे कहते हैं पॉजिटिव। ठीक है, इसे सकारात्मक उदारवाद कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? प्राचीन उदारवाद को नकारात्मक उदारवाद। सेकेंड पॉइंट है, इसका विकास 17वीं 18वीं शताब्दी में हुआ यूरोप में। कहां पे हुआ? यूरोप में हुआ 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में, तथा 19वीं शताब्दी के जो शुरुआत पूर्वार्ध तक था तब तक इसका रहा, उसके बाद ये खत्म हो गया। इसका समय जब ये खत्म हुआ तब इसकी शुरुआत हुई। इसका समय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से माना जाता है। ये पूर्वार्ध तक रहा, लेकिन ये उत्तरार्ध से क्या हुआ, इसको शुरुआत हुई इसकी। सकारात्मक उदारवादी सिद्धांत को लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। तो जो सकारात्मक उदारवाद है उसको लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, पुराने उदारवाद के जो प्रवर्तक हैं उसमें एडम स्मिथ है, ठीक है, इतिहासकार। उसके बाद जेरेमी बेंथम, उपयोगितावादी।
और विचारक हैं, और जिन्होंने सुखों और दुखों की तुलना की है कि मनुष्य के सुखों को एक तराजू में तौलना चाहिए और एक तरफ सुखों को रखना चाहिए और एक तरफ दुखों को रखना चाहिए। जिसकी मात्रा अधिक है तो उसी से अंदाजा लगाया जाना चाहिए कि सुख व्यक्ति के जीवन में सुख ज्यादा मिला या दुख ज्यादा मिला। अब अगर सुख सुख ज्यादा मिला तो उससे मान लेना चाहिए कि वो राज्य जो है वो अच्छा है। इस चीज से इन्होंने, ये बहुत महत्वपूर्ण रहे, जेरेमी बेंथन उपयोगितावादी विचारक है ये, उदारवादी विचारक। ठीक है। उसके बाद इसमें स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर का भी नाम इसमें उल्लेखनीय है और ये भी प्राचीन उदारवाद के में माने जाते हैं। इसके प्रवर्तकों में कौन थे? जेएस मिल थे, टीएच ग्रीन थे, लास्की थे, मैकाइबर। ठीक है, ये मैकाइबर, और इसमें ये थे प्रमुख थे। ठीक है, ये इसमें अंतर हमने देखा प्राचीन उदारवाद में और आधुनिक उदारवाद में। ठीक है। उसके बाद देखिए, उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित है। किस पर आधारित है? व्यक्ति की स्वतंत्रता पे जो है उदारवाद क्या है? आधारित है। आधुनिक विचारधारा है। उदारवाद व्यक्ति जो कितना स्वतंत्र है उसकी स्वतंत्रता पर आधारित है, और उसके बाद ये, ठीक है, और उसके बाद ये क्या है? ये एक आधुनिक विचारधारा है। ठीक है, और तथा इस मान्यता पर आधारित है। किस पे आधारित है? इस मान्यता पर आधारित है ये कि व्यक्ति को अपना मार्ग स्वयं, ठीक है, अपना मार्ग स्वयं चुनने के लिए छोड़ देना चाहिए। यानी जो व्यक्ति है उसको अपना मार्ग स्वयं चुनने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसमें व्यक्ति के संपत्ति और स्वतंत्रता संबंधी अधिकार को विशेष महत्व दिया गया है। ठीक है, यानी व्यक्ति को महत्व दिया गया, उसके वो कितना स्वतंत्र है, क्या कार्य कर सकता है, उसके अधिकार क्या है, उन पर इस पर विशेष बल दिया गया और उस पर विशेष महत्व दिया गया। इसी प्रकार उदारवाद ने राजनीतिक सत्ता को सीमित करने की चेष्टा की है। तो उदारवादियों का कहना है कि राज्य जो है उसकी सत्ता को क्या होना चाहिए? सीमित होना चाहिए, यानी अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए मनुष्य के, व्यक्ति के कार्यों में। तो उसने क्या किया है कि राजनीतिक सत्ता को सीमित करने की चेष्टा की है। आर्थिक दृष्टि से उदारवाद पूंजीवाद का दार्शनिक औचित्य सिद्ध करने का एक क्या था? एक तरीका था, जिनका कार्य उत्पादन के मालिकों को आर्थिक शोषण में सहायता देना तथा रास्ते की जो भी रुकावटें थी उनको क्या करना था? उनको दूर करना था। ठीक है। अब हम उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है वो देखेंगे। पहली विशेषता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की इच्छा पर निर्भर ना हो, यानी हमें जो करना हो हम अपनी इच्छा से करें, ऐसा ना हो कि हम किसी के कहने भर से कोई काम करें। यानी कोई व्यक्ति किसी दूसरे की इच्छा पर निर्भर ना हो। दूसरे की इच्छा से मुक्ति का अर्थ है सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति। यदि किसी की इच्छा हमें नहीं लेनी होगी, किसी की हमें आज्ञा नहीं लेनी है, किसी से हमें पूछना नहीं है, तो हम सब इन सब चीजों से मुक्त होंगे, यानी दूसरे की इच्छा से मुक्ति। केवल उन संबंधों को छोड़कर जो व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने हितों की पूर्ति हेतु कायम रखता है। दूसरा पॉइंट है, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और योग्यताओं का स्वयं निर्णायक एवं मालिक है। ठीक है, व्यक्ति को पता होता है कि उसकी क्या योग्यता है, क्या अयोग्यता है, वह क्या कार्य कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो इसके लिए उसको स्वच्छंद छोड़ देना चाहिए, जिससे कि वो सोच सके और कर सके। इसके लिए वह समाज के प्रति आभारी नहीं, यानी समाज का कोई दायित्व इसमें नहीं होना चाहिए, राज्य का कोई दायित्व नहीं होना चाहिए कि हाँ आपको ये कार्य करना है। तीसरा पॉइंट है, चूंकि दूसरे की इच्छाओं से स्वतंत्रता ही व्यक्ति को व्यक्ति बनाती है, अतः प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल उन्हीं नियमों और दायित्वों द्वारा सीमित की जा सकती है जो दूसरों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या है? बिल्कुल आवश्यक है। ठीक है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था ना होकर मानव निर्मित संस्था है। राज्य को इंसान ने बनाया है, मनुष्यों ने बनाया है। ठीक है, इसलिए बनाया है कि जिससे राज्य व्यक्ति की भलाई के लिए कार्य करे और कल्याणकारी राज्य के रूप में रहे, जिसका निर्माण व्यक्ति ने क्या किया है? अपने हितों के साधन की पूर्ति के लिए किया है।
फिफ्थ पॉइंट है नकारात्मक उदारवाद या व्यक्तिवादी उदारवाद की एक प्रमुख विशेषता यह है कि सर्वप्रथम इसने राज्य सत्ता के दुरुपयोग का क्या किया है, विरोध किया है, जिसका सर्वप्रथम प्रमाण हमें जॉन लॉक की रचनाओं में मिलता है। अतः लॉक को उदारवाद का जनक कहते हैं। ये पॉइंट नोट करें, लॉक को उदारवाद का जनक इसे कहा जाता है, लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, लॉक के अनुसार राज्य का निर्माण जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति की सुरक्षा के लिए किया गया है, जिससे व्यक्ति का जीवन सुरक्षित हो, उसको स्वतंत्रता मिले, आजादी मिले और उसकी संपत्ति जो है उसकी भी सुरक्षा की जा सके। तो राज्य का निर्माण लॉक के अनुसार इसलिए किया गया। उसने सर्वप्रथम राज्य और सरकार में अंतर करते हुए राज्य द्वारा व्यक्ति के निजी मामलों में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ठीक है, यानी राज्य द्वारा जो व्यक्ति के निजी मामले हैं उसको राज्य को हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो हम पढ़ेंगे वीडियो में, उसमें पढ़ेंगे राज्य के कारों का नकारात्मक सिद्धांत क्या है, नकारात्मक उदारवाद। ठीक है, ये पढ़ेंगे और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।